मेरे पास जो है ना 2 ख़वातीन आई, माँ बेटी थी और साथ में 2 उनके बच्चे थे। खातून मुझे आई कि मेरे बच्चों के साथ ये कुछ थोड़ा-सा मसला है, ये है। मैंने उन बच्चों का चार्ट देखा तो मुझे वहाँ पे ईविल की एंटिटीज़ जो है ना वो नज़र आई कि भई इनके साथ ईविल का कुछ मैटर है। मैंने उसको खातून को कहा, मैंने कहा आप इसको छोड़ें, ये जो बुज़ुर्ग खातून है ये कौन है? कहने लगी ये मेरी वालिदा है। मैंने कहा जी आप अपने मामलात अपने पास रखें। वो बड़ी जो खातून थी मैंने उनसे कहा आप बताएँ आपके साथ मसाइल क्या हैं? I've always had interest in horror and supernatural stuff. मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा जिससे कि एक आम पर्सन जो है वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि उसके साथ कोई नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है या कोई वाकई इविल एंटिटीज उसके साथ हैं। Let's say मैं आपके पास आती हूँ कि आप प्लीज मेरा बर्थ चार्ट बनाएं और देखें कि इसमें क्या, तो आपका व्हाट्स योर प्रोसेस? डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, दिस इज द 3 पॉइंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ये होते हैं। अभी आपने मेंशन किया था कि बर्थ चार्ट में सहर और जादू भी दिखाया जा सकता है, तो थोड़ा सा उस पर एक्सपेंड करें प्लीज। मैंने ये देखा है कि मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है कि जब भी किसी के बर्थ चार्ट में नॉर्थ नोड जिसको हम कहते हैं राहु, हमारे यहाँ पे कहा जाता है, अरबी में उसको रास भी कहा जाता है, ये जब भी छठे घर में प्लेस्ड होता है तो बंदे को जो है वो ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल, नज़र बद का, हसद का, इन चीज़ों का सामना रहेगा और सिर्फ जादू का भी उसको सामना करते रहना चाहिए। और राहु एक ज़ोडिक में तकरीबन 18 महीने। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शीबा विद अनदर पॉडकास्ट ऑफ दरीचा। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो एक एस्ट्रोलॉजर हैं, ही इज अ स्पिरिचुअल कंसल्टेंट एंड अ जम थेरेपिस्ट। प्लीज वेलकम शेख जवार रजा जावा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है परवरदिगार का। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे टाइम दिया, पॉडकास्ट में आए आप। वेलकम। काफ़ी जगह चैनल्स पे एंड पॉडकास्ट में मैंने आपको देखा है, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगे मुझे आपके सब्जेक्ट्स। तो पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप इस फील्ड में कैसे आए, क्योंकि एवरीवन जब छोटे होते हैं तो वो होता है कि व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप। तो आपके साथ क्या हुआ कि आपने कहा मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट बनूंगा? अच्छा, ये मैं एस्ट्रोलॉजर बनना जो वो अपनी ज़रूरत के तहत बना। अच्छा। थोड़ी ज़रूरत थी, थोड़ा हादसा था, बड़ी डिफरेंट सी बात है। मैं ठीक एक्चुअली है। अपनी प्रॉब्लम्स के लिए अपने उस्ताद मोहतरम के पास गया था कि अच्छा। जी मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हैं और ये क्यों हैं। सवाल मेरा ये था, मुझे तो पहले ज़ोडिक साइन का भी नहीं पता था अपने। हम्म। तो मैंने उनको ज्वाइन किया तो वो ये समझे कि मैं उनके पास सीखने के लिए आया हूँ। थोड़ी सी अच्छा। कन्फ्यूजन हुई। उन्होंने कहा जी मेरा जायचा देखा, उनका जी आप बैठे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको गाइड करूँगा। एक्चुअली मैंने उनसे गाइड कहा था कि मुझे गाइड करें कि मुझे ज़िंदगी में क्या लाइम अमल जो है वो बनाना चाहिए, मुझे कैसे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हम्म। यहाँ से जो है वो हमारी बात स्टार्ट हुई। इससे पीछे की बात यह है कि मेरे वालिद, आपको यहाँ पे उनकी तस्वीर जो है वो नज़र आ रही जी। होगी। जी। हमने बचपन में देखा कि मेरे वालिद एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी थे। बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे वालिद साहब के पास आते थे, अपने मामलात को डिस्कस करते थे, अपने मसाइल को डिस्कस करते थे और मेरे वालिद जो है वो दुआ के ज़रिए, उन्हें कुछ अमाल बताने के ज़रिए उनकी गाइडलाइन जो है वो उनको देते थे। मेरे वालिद मुझे कई बार कहते थे कि बेटा ये इल्म सीख लो और मैं इंटरेस्ट नहीं लेता था। उसके बाद ये हुआ कि जो एक्चुअल इंसिडेंट है वो यही है कि मेरी साथ सती शुरू हुई। मैं चलते चलते पहुंच गया अपने उस्ताद मोहतरम के पास। हम्म। तो वहाँ से मेरा ये ट्रैवल जो है वो स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर बड़ी ज़बरदस्त बात हुई। मैं तकरीबन उनके पास 4-5 साल जो है वो सीख चुका हुआ था काफ़ी कुछ। हम्म। तो मुझे उन्होंने कहा कि शेख साहब आप अपना मजमून एक लिख के दें। तो मैं इसको जो है ना पाकिस्तान से जो बुक्स शाये होती हैं मैं उसमें पब्लिश इसको जो है वो करवाऊँगा। हम्म। तो यहाँ से हमारा स्टार्टअप हुआ। मैंने उनसे कहा जी हम तो एक ट्रूली बिजनेस फैमिली है, तो हम्म। हमारा तो इन चीज़ों से इस तरह से शगफ नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि शेख साहब इतने ऊंचे हो जाएं कि देखने वाले की टोपी गिर जाए। ये उनके वर्ड्स हैं जो मैंने आपको बताए। मैंने उनकी बात से बड़ा इंस्पायर हुआ कि ये एक कैसी खूबसूरत सी बात है कि आप इतने ऊंचे हो जाएं कि देखने वाले की टोपी गिर जाए, यानी उसको इतनी आप बुलंदी पे नजर आए हम्म। कि वो आपको देख ना पाए, उसको उसके सर पे ठहरे कुछ ना। जी। दूसरे लफ्ज़ों में यानी आप इतने बुलंद मर्तबा हो जाए। और मुझे उन्होंने ये बात कही। अब उस वक्त तो मुझे नहीं पता था कि उन्होंने मेरे बर्थ चार्ट में क्या देखा हुआ था, लेकिन बाद में ये चीज़ें साबित हुई अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 2006 से इमामिया जंतरी में लिखना शुरू किया। इससे पहले मैं दुनिया में मुख्तलिफ जो बुक्स हैं उसमें लिखता रहा था। कराची से एक हम्म। जंतरी आलमी जंतरी के नाम से शाया होती थी, उसमें लिखा। अमेरिका से एक जंतरी इंग्लिश जंतरी के नाम से स्टार्ट हुई, उसमें मैंने आर्टिकल्स लिखे।
लाहौर से मैं एक असना श्री के नाम से आती थी, उसका मैं नायब मुदीर था। इंडिया हम्म, से एक लखनऊ से जो है वो जनतरी शाया होती थी, उसमें मैंने 2-3 साल जो है वो एनुअल हॉरोस्कोप उसमें भी लिख के दिए। तो ओके। ये तो मेरे लिए एक बड़ा सरप्राइज था कि एक ऐसी जगह जहाँ पे जिसको कि गढ़ समझा जाता है, हम्म। वहाँ पे भी मुझे कनेक्टेड हुआ मैं उनसे, और उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि आप लिख के दें, तो मैंने उनको हम्म। भी ये लिख के दिया। तो ये थोड़ा सा एक सिलसिला जिसके थ्रू मैं इसमें आता चला गया, और जैसे जैसे वो कहते हैं ना, कमली भीगती गई फिर भारी होती चली जी। गई। अच्छा, आप शेयर कर सकते हैं कि आपके साथ ऐसा क्या वाकया हुआ था कि आप अपने उस्ताद के पास गए फॉर हेल्प? मेरी सरस्वती शुरू हुई थी, मैं जो क्या भी शुरू हुई करता थी? था सरस्वती। ये क्या होता ये है? ये हिंदी नजूम की एक इस्तिलाह है एक्चुअली। ये दो लफ्जों का मुरक्कब है, एक साड़ और ओके। एक सती। पंजाबी ओके। का लफ्ज है ये साड़ सती। अच्छा। यानी एक ऐसा दौर, बहरानी दौर शुरू हुआ जो कि 7.5 साल का था। सैटर्न, आज मैं बता सकता हूँ वो क्या था। सैटर्न जब भी किसी के जोडियक में आता है, चाहे वो असेंडेंट से आए, चाहे वो मून से आए, चाहे वो सन से आए, मेरा एक्सपीरियंस ये है, तीनों एंगल से जिधर से भी आता है वहां से ये आपको एक बैड स्पेल जो है वो स्टार्ट करवा देता है। आपका कुछ टफ टाइम जो है वो चल जाता है। अब यहाँ ओके। पे एक चीज बड़ी अहम है कि कुछ लोग जो ईस्टर्न और वेस्टर्न, दो टाइप की एस्ट्रोलॉजी है, जिसको एक इंडियन एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, एक वेस्टर्न हम्म। एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। वेस्टर्न कहते हैं कि ये स्पेल इस तरह से नहीं, वो टफ टाइम कहते हैं, बट वो कहते हैं कि सिर्फ असेंडेंट से या सन से आपका आता है। जबकि हम्म। ईस्टर्न कहते हैं कि ये आपके असेंडेंट, या बल्कि वो स्पेसिफिक कहते हैं कि मून से ही आता है आपको। तो ओके। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बट जो मेरा एक्सपीरियंस है, चूंकि मैं 2006 से एज ए प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, हम्म। तो आज आप कमोबेश देख सकती हैं कि मुझे 20 ईयर्स के करीब जो है वो प्रैक्टिकल में करते हुए एज ए प्रोफेशन। हम्म। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आपके किसी साइन से भी आ जाए, ये आपको प्रॉब्लम करता है। प्रॉब्लम करता है। अच्छा। अच्छा, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एक तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, देन देयर इज वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड चाइनीज एस्ट्रोलॉजी। तो इनमें डिफरेंसेस क्या हैं? देखिए, चाइनीज के अपने जॉडियक्स हैं, उनके अपने निशान हैं, उसमें वो डिफरेंट एनिमल्स से जो है वो इसके जो निशानात लिए हॉर्स जाते एंड हैं। डॉग वगैरह जो उनके होते जी हैं। ओके। बिल्कुल, इसी तरह से। जबकि जो हमारे वेस्टर्न और ईस्टर्न के हैं, इनके जॉडियक एक ही हैं, सिर्फ हम्म। प्लेनेटरी पोजीशन की फर्क है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी चलती है अकॉर्डिंग टू नासा। नासा ओके। की जो प्लानिटरी पोजीशन होती है उसको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो है वो कहती है कि जी यही पोजीशन जो है वो चल रही है, और उसके अकॉर्डिंग ही बताते हैं। और ये असेंडेंट को प्रेफरेंस करते हैं, सेकंड सन को करते हैं। चूंकि असेंडेंट का पता चलता है आपको आपके कंफर्म टाइम ऑफ बर्थ से। अगर आपके पास कंफर्म टाइम ऑफ बर्थ ना हो तो आपको असेंडेंट का पता नहीं चल सकता। जबकि हमारे जो ईस्ट है, जो हमारा मशरक है, वहाँ पे लोग मिनटों में, सेकंड्स में भी लिखते हैं कि बेबी कब बॉर्न हुआ है, क्योंकि उनकी एक सकाफत का हिस्सा है, उनके हम्म। मज़हब का हिस्सा है। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो हमारे स्पेशली पाकिस्तान में तो मैं ये समझता हूँ कि 80 से 90% लोगों को जो है वो अपने एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ का पता नहीं है। हमें जी। अक्सर जाइचोकी में टाइम रेक्टिफिकेशन करनी पड़ती है, कोई बर्थ मार्क पूछ के, कुछ और पूछ के। जबकि वहाँ पे वो लोग जो है वो मनाजिल कमरी को देख रहे होते हैं, वो इसके 4 कदम एक मंजिल में भी लेते हैं, तो वो एग्जैक्टली मिनट और सेकंड्स के हिसाब से निकलता है, अदरवाइज निकल नहीं सकता। तो ये एक फ़र्क मेजर है। दूसरा, हम वेस्टर्न वाले कहते हैं कि प्लानिटरी पोजीशन जो है वो जहाँ पे चल रही है इस वक्त नासा के अकॉर्डिंग, वो कहते हैं, इंडियंस कहते हैं कि जी ये कम अज़ कम भी इससे 21 से 23 दर्जे जो है वो प्लैनेट्स पीछे हैं, क्योंकि ज़मीन जो है वो ओके। अपने मदार से टिल्ट हो चुकी है। तो हम्म। ये थोड़ा सा फ़र्क आता है। मैं उसके में ये कहता हूँ कि भाई जो दुनिया में खलाई तहकीक का सबसे बेहतरीन और मुस्तनद इदारा है, वो तो हमें ये प्लानिटरी पोजीशन बताता है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आता। तो ये कैसे फिर है? बहरहाल ये मेजर फ़र्क है। मिसाल के तौर पे एक बंदा जो है वो पैदा हुआ है, आप समझ लें 21 को, अप्रैल को, मैं हम्म। एग्जांपल दे रहा हूँ, तो हम उसका साइन लेंगे टॉरस, जबकि उनके जी। ईस्टर्न के हिसाब से जो है वो अभी तक साइन ऑफ पाइसिस में ही मूव कर रहा पाइसेस होगा। में, हाँ। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो कि इसमें आता है।
आता है। ओके, ठीक है। अच्छा, आप अभी असेंडेंट साइंस की बात कर रहे हैं, तो असेंडेंट साइन मीन्स राइजिंग साइन, यस, राइट? यस। तो जी, उसमें और आपकी जो ज़ोडिएक साइन है, उसमें क्या फ़र्क है? बहुत खूबसूरत सवाल है, ये अक्सर लोगों को पता नहीं है। आज आपके पॉडकास्ट के थ्रू ये भी पता चल जाएगा। देखिए, सन हमेशा ईस्ट से राइज होता है, ठीक ओके। है। अच्छा, दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है कि सूरज जो है जी, वो अब हमारे जो है जब तुलु हुआ तो यहाँ से तुलु हुआ, और वो होते होते वो यहाँ पे मगरब में गुरूब हो गया। जी। एक्चुअली सूरज वहीं पे है, हुँ, हुँ। सूरज मूव नहीं कर रहा, जमीन गोल है, जमीन घूम रही है। इसकी कॉन्सेप्ट सबसे पहले इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने जो है वो इसको दिया, इस हुँ, कॉन्सेप्ट हुँ। को, और वहां से ये चीज क्लियर हुई। तो होता यह है कि एक मिसाल है, एक बच्चा तुलु आफ्ताब के करीब पैदा हुआ है तो उसका असेंडेंट और सनसाइन एक ही आएगा। जबकि जी। अगर वो दोपहर को पैदा हुआ है तो सूरज हमारे यहाँ पे आ चुका है, अब मशरक में जोडिक और है, हुँ, हुँ। क्योंकि जमीन यूं करके इस तरफ घूम चुकी है, दैट्स हुँ, हुँ। वाई। तो यहाँ पे उस वक्त राइजिंग जो है वो एक मिसाल के तौर पे जैसे कि आजकल है, तो आजकल जो है वो साइन ऑफ एरीज चल रहा है, हुँ, हुँ। ठीक है। अभी 18 है जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अभी साइन ऑफ एरीज चल रहा है। तो सुबह जब सूरज तुलु होगा तो हमारे ईस्ट में जो है वो एरीज साइन होगा, जबकि दोपहर जब होगी तो फिर यहाँ पे कैंसर आ चुका होगा। मगरिब के ओके, टाइम में यहाँ पे लिब्रा आ चुका होगा ईस्ट लिब्रा, में, ओके, क्योंकि ओके, जमीन घूम के इस तरफ जा चुकी है। तो ईस्ट में जो राइजिंग है वो असेंडेंट काउंट होगा। ओके। अच्छा, तो लेट्स से मैं आपके पास आती हूँ कि आप प्लीज़ मेरा बर्थ चार्ट बनाएँ और देखें कि इसमें क्या, तो आपका व्हाट्स योर प्रोसेस कि आप किस तरह करते हैं? डायग्नोसिस किस तरह करते हैं कि भई आपके साथ ये प्रॉब्लम है, एंड देन उसकी प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है? सबसे पहले तो हम आपसे पूछते हैं आपका नाम क्या है, एक हुँ, फाइल हुँ। आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसके अलावा इसकी जरूरत ही होती है हमें डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। दिस इज द 3 पॉइंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये होते हैं। ओके। और फिर हम आपका जायचा क्रिएट करते हैं, उसमें अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हुए हैं, बहुत हुँ, जिद्दत आ चुकी है। मिनटों में जो है वो जायचा आपका बन जाता है, बल्कि हुँ, सेकंड लेना चाहिए हुँ, बस, जितनी टाइप आपने किया तो एक क्लिक पे ऊपर आपका जायचा आ जाता है। अब आपकी मर्जी, आप ईस्टर्न कैलकुलेशन लें, आप वेस्टर्न कैलकुलेशन लें, हुँ, हुँ। एप्लीकेशंस में ये सिस्टम जो है वो मौजूद होता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि आपका राइजिंग क्या है, आपके प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है। ओके। फिर उसको मद्देनजर रखते हुए हम ये सवाल आपसे पूछते हैं कि आपका सवाल क्या है। जाइचे के 12 पार्ट्स हैं, जो कि 12 हुँ, हुँ। जॉडिक हैं एक्चुअली, जी। एरीज से लेकर पाइसेस तक। हुँ, इनको हुँ। 12 घर भी कहा जाता है। तो हम ये देखते हैं कि कौन सा प्लेनेट किस जॉडिक में आया, वहां उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, वो जॉडिक आपके बर्थ चार्ट के किस पार्ट में आया, उस पार्ट के मंसूबात क्या हैं, उसकी हुँ, हुँ। प्रॉपर्टीज क्या हैं। वहीं से फिर जो है वो बताया जाता है। मिसाल के तौर पे एक बंदा आके कहता है जी कि मुझे अपने कैरियर के बारे में जानना है, मैं कितना ग्रो अप कर सकूंगा, मेरा हुँ, हुँ। कैरियर कैसा है। तो हम सबसे पहले तो उसका असेंडेंट और फिर 10th हाउस देखते हैं। 10th हाउस बिलोंग्स टू योर कैरियर, ओके। ठीक। तो हम उसको देखते हैं, अब वहां पे कौन सा प्लेनेट आया है। कोई प्लेनेट अगर वहां पे नेगेटिव आया तो उसके नेगेटिव इंपैक्ट होंगे। अगर वहां पे कोई पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव इंपैक्ट होंगे। एक मिसाल है वो खाली है, तो फिर हम हुँ, ये हुँ। देखते हैं कि उसका जो साइन लॉर्ड है, 10th हाउस का लॉर्ड, ये वो कहाँ पे जाके प्लेस्ड हुआ है। वो अच्छी प्लेसमेंट पे है, वो रॉन्ग प्लेसमेंट पे है, उसकी कंडीशन कितनी स्ट्रांग है, उसी के मुताबिक उसको जो है वो बताया जाएगा। इवन के हम ये बताते हैं कि इस बंदे की तरजीहात क्या होंगी ज़िंदगी में, इसको किन साइड पे जो है अपने कैरियर को फाइंड करना चाहिए, हुँ, इसको हुँ। अपनी जाय पैदाश पे देखना चाहिए, जाय पैदाश से दूर देखना चाहिए, इसके रुझानात तबई क्या हैं, इसको ज़िंदगी के किस पार्ट में जाके सक्सेस मिलेगी। जैसे कि ओके। मैं अपने अपने की बात करूंगा, अपने हुँ, बर्थ चार्ट हुँ। की, मेरे 10th पे सैटर्न आया। हुँ, हुँ। सैटर्न दो चीजों को बताता है। एक तो ये कि आपको अपने कैरियर के मामले में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होना होगा, टिल एंड ऑफ द डे आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली जो है वो करते रहना होगा। दूसरा, आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। हुँ, बट हुँ। अगर आपने स्ट्रगल की तो आप बहुत ही एक मुस्तहकम किस्म का जो है वो कैरियर पालेंगे। लेकिन अगर आपने मेहनत तरीके से नहीं की, जैसे कि फरमान है परवरदिगार जैसे कहता है कि तुम कस्बे मुआश के लिए निकलो, मैं तुम्हें जो है वो मदद दूंगा, हुँ, रिज़्क़ हुँ। हलाल ऐन इबादत है, अगर ये तुम इबादत करोगे तो मैं इसका तुम्हें बेहतरीन अजर भी दूंगा। तो इस तरह से हम जो है वो इसको देखते हैं।
तो मेरा मेरा करियर एक्चुअली 30 तक मैं बहुत कुछ देखा, बहुत अप एंड डाउन जिंदगी में देखे। हम्म, उसके बाद जब मैं 30 के बाद एग्जैक्टली मैं 30 का था जब मैं ये सीखने की तरफ आया एस्ट्रोलॉजी। अब जो मेरा ज़ोडिएक है वो कहता है आप कम्युनिकेशन से रिलेट हैं, आपको जो है वो लॉर्डशिप है, आप ऑन द डे आप परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे सकते हैं, स्पीच पावर अच्छी है। मेरे थर्ड में जुपिटर बहुत अच्छा है, स्पीच पावर बहुत अच्छी है, आपकी स्पीच हम्म, में एक मजहबी रंग आएगा। मैं इसलिए चूंकि मैं अपनी बात इसलिए कर रहा हूँ कि किसी की नहीं कर जी रहा, ताकि बड़े अच्छे से अंदाज जी में जी आप तो जी। वो यहाँ पे मुझे एक लाइन ऑफ एक्शन मिली और फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर सस्टेन होता चला गया। ओके। ठीक है, तो हम इस तरह से देखते हैं फाइनेंस कैसी रहेगी, पर्सनालिटी ट्रेड्स क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोगों के साथ बहुत अच्छा करते हैं, हमें अच्छा सलूक नहीं मिलता। अब मिसाल है कि हम्म, अगर उसका राइजिंग साइन जो है वो कैंसर आ गया और मून उसका डेबिलिटेड है, तो वो जो कर ले हम्म, उसके लिए ये प्रॉब्लम आएगी अनटिल कि वो मून की रेमेडी ना कर ले, उसको स्ट्रांग ना कर ले, ओके। उसकी वीकनेस जो है वो खत्म ना कर ले, उसको ये प्रॉब्लम्स आएंगी। इसी तरह फाइनेंस के मामला, कम्युनिकेशन के मामला, स्ट्रगल्स, रिलेशनशिप के मामला, प्रॉपर्टी, घर सवारी, औलाद से मुतल्लिक़ मामला, लव लाइफ, हम्म, एजुकेशन, इसके अलावा चिल्ड्रंस एक्ट जो है, विजडम है, उसको देखते हैं, हेल्थ को देखते हैं, हम उसकी फिजिकल कंडीशन को देखते हैं, बीमारियों हम्म, को देखते हैं, सेहर जादू को देखते हैं, उसकी शादी को देखते हैं। अब इसी तरह तमाम जिंदगी के ओके। कोई भी अमूर यप। हो, वो इन 12 के 12 में जो है वो आपके चल रहे हैं। 7 ठीक है। सितारे हैं, 7 सैयारे हैं, जिसको कहना चाहिए। एक राहु और केतु हैं, नॉर्थ नोड और साउथ नोड, और 12 जॉडिक है। 5 जॉडिक को जो है सॉरी 5 जो सैयारे हैं, ये 2 हम्म, जॉडिक को जो है वो रूल करते हैं, और 2 जो है सन और मून ये सिंगल सिंगल को रूल करते हैं। अच्छा तो सॉरी इस मैं तरह ये आपकी 12 बात जॉडिक। काट रही हूँ, बट इस सैयारे मीन्स प्लैनेट्स। जी, यस। अच्छा, एंड राहु एंड केतु क्या है? ये साए हैं, ये चांद ओके। के साए हैं। ठीक है, ठीक है। जमीन पे एक को नॉर्थ नोड कहते हैं, एक को साउथ ओके। नोड कहते हैं। ओके। इसी तरह इंग्लिश में इनको ड्रैगन हेड और ड्रैगन टेल भी कहते हैं। ओके। ठीक। अच्छा, तो फिर आप रेमेडीज क्या देते हैं? लाइक आप दुआएं देते हैं कि आप ये पढ़ें या किस तरह? क्योंकि आप एग्जैक्टली, जेमोलॉजिस्ट भी है, तो दुआएं देते एग्जैक्टली हैं। ओके। सबसे पहले तो देखा जाता है, जैसे एक डॉक्टर देखता है कि आपके पास जो पर्सन आया है उसकी कंडीशन क्या है, उसकी प्लैनेट्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो कौन सा स्ट्रॉन्ग है, उसको थोड़ा सा इनहेंस कर दे। अगर उसकी कोई नेगेटिविटी है तो वो किस हद तक है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसको रेमेडीज दी जाती हैं। 99% मैं कहता हूँ जी, दुआ के ज़रिए, कलामुल्लाह के ज़रिए, नकूश, मेरा उसके ऊपर फेथ है। मैंने हम्म, जब अपनी रेमेडी स्टार्ट की थी तो मेरे उस्ताद मोहतरम ने भी मुझे नकूश बना के दिए थे, मुझे वो आज भी मेरे पास पड़े हैं। तो ओके। उनके ज़रिए हम ये करते हैं। अब नकूश क्या है, नकूश में ये होता है कि जैसे डे लाइट में आपने ऊपर सोलर पैनल एक लगाया है, उसकी एनर्जीज हम्म, को आप प्रिजर्व कर लेते हैं, और जब आपके पास डे लाइट नहीं है आप उस वक्त भी यूज़ करते हैं। तो इसी तरह जब प्लेनेट जो है वो एग्जॉल्टेड होते हैं, यानी बहुत ब्राइट होते हैं, शफियाब होते हैं, हम्म, कुछ खास जोडिक में कुछ खास डिग्रीज पे, उस वक्त हम उनकी एनर्जीज को प्रिजर्व कर लेते हैं और ओके। फिर वो देते हैं कि इसके साथ आप पढ़ें। जो नक्श हमने बनाया होता है, मैं अपनी बात करूंगा, जो नक्श हम्म, मैंने बनाया होता है उसी के मुतलका उनको पढ़ने के लिए देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर हमने एक नक्श जो है वो आयतल कुर्सी का मुरतब किया है, हम्म, तो मैं उसको आयतल कुर्सी पढ़ने के लिए देता हूँ। अब क्या होता है, जब ठीक वो है। पढ़ता है तो वो थोड़े में भी उसकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा उसको मिल जाती है, क्योंकि फी ज़माना लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जो है वो उस तरह से अमाल करने बैठे जैसे हमारे बुजुर्ग करते थे, मतलब दस हम्म, दस तस्वीरें पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये जो नकूश का सिलसिला है ये इल्म जफर से है। जफर आदाद और हरूफ का इल्म है। उसका हम्म, कुलिया ये है कि या तो आप अपने नाम के बराबर पढ़ें, ठीक है, या आप जो है वो अ, जो अमल है, जो भी आपकी आयत है, जो भी आपकी सूरत है, मिसाल के तौर पे मैंने हम्म, आयतल कुर्सी की बात की, तो फिर आयतल कुर्सी के टोटल आदाद मिला के आपको उसको पढ़ना है। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने एक अमल करना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का, जी। तो वो रोजाना बिस्मिल्लाह को 786 टाइम पढ़ेगा। ओके। ठीक है, ये ठीक है। तो एक बस छोटी सी हमारी एक आयत है ना। हम्म, वो बड़ी आयत भी होती हैं, काफ़ी बड़ी भी होती हैं, और उनमें आदाद कई बार ऐसा होता है, मिसाल के तौर पे ज़्वाद है या हम्म, और गैन है, गैन के जो हैं वो 1000 आदाद बनते हैं, तो सिर्फ एक गैन के। अच्छा। ठीक है,
तो मिसाल के तौर पे अगर एक पर्सन है वो गनी है, ठीक है, हम्म। तो उसको 1060 मरतबा कम से कम पढ़ना है, या गनी हो यागनी, अपने इसमें ओके। आजम को, तो ओके। उसको फिर 1060 मरतबा कम से कम पढ़ना है। तो ये इस तरह से है। अच्छा। अच्छा, अभी आपने मेंशन किया था कि बर्थ चार्ट में सहर और जादू भी दिखाया जा सकता बिल्कुल है, पता और चलता चूंकि है। ये है एक सुपर नेचुरल पॉडकास्ट, तो थोड़ा सा उस पर एक्सपेंड करें प्लीज। देखिए, मैंने ये देखा है कि मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस ये है कि जब भी किसी के बर्थ चार्ट में नॉर्थ नोड जिसको हम कहते हैं, राहु, हमारे यहाँ पे कहा जाता है, अरबी में उसको रास भी कहा जाता है, ये जब भी छठे घर में प्लेस्ड होता है, तो अगर बर्थ चार्ट में है तो ऐसे बंदे को जो है वो ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल, नज़र बद का, हसद का, इन चीज़ों का सामना रहेगा, और सिर्फ जादू का भी उसको सामना करते रहना पड़ेगा। या राहु ट्रैवल करते हुए अगर किसी के जायचे के छठे पार्ट में आ गया है, तो भी ये इंसिडेंट उसके साथ जो है वो होता है। और राहु एक जॉडिक में तकरीबन 18 महीने रहता है, हम्म। 1.5 साल। देखने को तो हमने कह दिया 18 महीने, 1.5 साल। हम्म। जिसके ऊपर चल रही होती है उसके लिए एक एक दिन बड़ा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल और होता फिर है। ऐसे लोगों के मुख्तलिफ लोग उठ के आ जाएंगे, खामखा हासदीन उसके पैदा हो जाएंगे, कोई ना कोई उसके ऊपर ऐसा कोई एक्टिविटी करेगा। इसके अलावा भी दीगर प्लैनेट्स भी करते हैं। मिसाल के तौर पर मरकरी है, मरकरी भी अगर छठे घर में आता है तो मैंने देखा है, क्योंकि इसका तल्लुक है अलूम के साथ, मुख्तलिफ चीज़ों के साथ, ऑकलट साइंसिस के साथ इसका भी एक बहुत बड़ा तल्लुक है। तो यहाँ पे भी इस तरह से होता है, और दीगर कई मामले हैं जिनको हम्म। मैं अगर डिटेल करने लगूंगा तो शायद हमारे कई पॉडकास्ट लग जाएंगे जी। कि मैं उनकी प्लानिटरी फॉर्मेशन आपको बताऊं कि यहाँ पे होता है। इसी तरह हम ये भी देखते हैं, मेरे पास एक साहब आए, बल्कि एक खातून आई, मैं आपको उनका बताता हूँ। उन्होंने कहा जी मैं तो फंस गई, मेरे साथ पता नहीं क्या हो गया, मेरे हर काम उल्टा हो रहा है, मेरे पे किसी ने जादू कर दिया, शेर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने जब उनका बस चार्ट देखा तो मैं मुस्कुरा दिया। मैंने कहा बीबी, पहली बात तो ये है कि आपके साथ शेर जादू कोई नहीं है, और दूसरी बात बड़ी मजे की बताऊं, आपके खिलाफ कोई शेर जादू कर भी नहीं सकता। ये कैसे मुमकिन है? मैंने कभी भी, अल्लाह ताला ने आपके बर्थ चार्ट में ऐसी फॉर्मेशन रखी है कि आपको इस चीज का सामना नहीं करना। तो ये जो मेरे साथ हो रहा है, मैंने कहा ये 7.5 है, आपके साथ ये हो ओके। रहा है, इस तरह हो रहा है, और इतने टाइम से हो रहा है। उसने कहा बिल्कुल यही हो रहा है। तो मैंने कहा सर से नहीं, आप देखिए मेरे चार्ट। मैंने कहा बीबी आप समझे, मैंने आपको बता दिया, एक मखसूस टाइम भी मैंने आपको दे दिया, तो आप ये समझे कि मैं समझ चुका हूँ आपके चार्ट को। अच्छा, मकसद आपका यही है ना कि मामला हल हो जाए? जी बिल्कुल ऐसे ही। मैंने हम्म। कहा आप ये पढ़े, ये सदका दें, इंशाल्लाह आपका मामला हल हो जाएगा। तो पता चल जाता है, अगर ओके। डिपेंड करता है कि आप ने जिसको कंसर्न किया है, आपका जो कंसल्टेंट है वो कितना नॉलेजेबल है, उसको ओके। कितना आता है, वो किस तरह से एक जायचे को रीड कर सकता है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैंने एक चैनल पे इस्लामाबाद से लाइव प्रोग्राम किया, तकरीबन 6 महीने मेरा वो लाइव प्रोग्राम, 2 घंटे का लाइव प्रोग्राम होता था वो। वाओ। और उस लाइव ट्रांसमिशन में मैंने लोगों के इधर आपने भी बहुत सारे टीवी चैनल देखे होंगे कि आपको आवाज़ आ रही है, उधर फीड किया और उसको बता दिया कि तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है, इस तरह, और इतनी देर में ये प्रॉब्लम चलनी है, आप या तो वेट कर लें या इसकी ये रेमेडी है, आप ये रेमेडी कर लें। तो ये एक्सपीरियंस के साथ आपको बहुत कुछ, ये मैं आपको 2013 की बात बता रहा हूँ, अच्छा। तो आज तो 2025 है, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत टाइम हो गया। तो ये, तो जो लोगों को फील होता है कि उनके साथ जादू, जिन्नात, नजर है, तो ये उसके अलावा प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स भी हो सकते हैं। बिल्कुल इट होती डजंट है। हैव टू बी, उनको लगता है कि जादू जिन्नात है, लेकिन हाँ, चूंकि वो इस बारे में नहीं जानते हैं, वो एक्चुअली उनकी प्लैनेटरी कोई रेट्रोग्रेड हो रहा होता है, सैटर्न या मर्क्यूरी और समथिंग लाइक दैट, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी का मून और राहु ये दोनों इकट्ठे हैं एक ही जॉडियक में, या मिसाल के तौर पे अगर राहु एट द बर्थ टाइम जो है वो स्कॉर्पियो में है, और एवरी हम्म। मंथ मून ने आके उसके साथ कंजक्शन करनी है, तो ऐसे बंदे को नफसियाती प्रॉब्लम्स होती हैं, वो मेल होती हो है। या फीमेल हो। अच्छा, ओके। अगर यही राहु उसके जायचे के कुछ मखसूस पार्ट्स में प्लेस्ड है, तो फिर उसके साथ इवल के इम्पैक्ट भी आएंगे, उसके साथ जो इवल एंटिटीज हैं वो भी उसके साथ अटैच होंगी। जायचे से सिर्फ जादू का पता नहीं चलता, आसेब का पता भी चलता है, हम्म। और ये भी पता चलता है कि भाई आसेब है या नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, ये भी पता ओह, चलता है। ओके। कई लोग ऐसा फील करते हैं कि उनके साथ कुछ है, जबकि वो नर्वस सिस्टम का होता है। हम उनको कहते हैं कि आपके नर्वस सिस्टम का मतलब मसला है, आपको इसको जो है वो साइकोलॉजिकल तरीके से डील करना चाहिए, उसके एक्सपर्ट के पास जाइए, ऐसा भी होता है, हम कह देते हैं। ओके। अच्छा, मून के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। हमारा एक्लिप्स होता है
फुल मून, न्यू मून, रेड मून, ब्लड मून, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं और इससे आपकी पर्सनालिटी पे क्या इम्पैक्ट होता है? देखिए, मून आपके इमोशंस से रिलेट करता है। ओके। ठीक है, आपके जज्बात, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, ये मून के साथ जो है परवरदिगार ने इसको कनेक्ट किया हुआ है। तो जब न्यू मून होता है तो जिस भी ज़ोडिक साइन में होगा, उस ज़ोडिक साइन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस तरफ आपकी तवज्जो जो है वो ज़्यादा माइल होगी। फुल मून जहाँ पे भी होगा आपको उसके हिसाब से ग्लोरी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। मिसाल के तौर पे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में और फुल मून हो गया है आपके जायचे के 5वें पार्ट में, तो इट्स मीन को आपको वहाँ पे इमोशनली अटैचमेंट आपकी बहुत ज़्यादा होगी। चौथे घर में हो गया है फैमिली के साथ अटैचमेंट, मदर के साथ अटैचमेंट आपकी जो है वो बढ़ जाएगी। आप खानगी मामलात में जो है तवज्जो भी आपकी बढ़ जाएगी और आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। हालांकि आप ओके। रूटीन में ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये भी मैं आपको बड़ी मजे की बात बता दूं कि कुदरत ने ऐसा एक खूबसूरत सिस्टम क्रिएट किया हुआ है। हर ज़ोडिक साइन में साल में एक मर्तबा फुल मून लाजमी होता है। ओके। एक एक ज़ोडिक साइन में न्यू मून और एक ज़ोडिक साइन में फुल मून साल में लाजमी जो है वो होता है। ओके। मून जब भी सन, चूंकि सन ने 12 महीने में 12 ज़ोडिक साइन में जाना है, मून ने जब भी सन के साथ जो है वो मीटअप करना है तो उसके कुछ घंटे के बाद उसने जो है वो विजिबल होना है और वो न्यू मून कहलाता है। तो डेफिनेटली ओके। जब साल के 12 ज़ोडिक साइन में वो होगा तो फिर ये, और जहाँ पे न्यू मून होगा उसके बिल्कुल 180 डिग्री पे बिल्कुल मुकाबले के जो बुर्ज होगा वहाँ पे फुल मून जो है वो होगा। अच्छा, आपने एक्लिप्स के बारे में पूछा। जब भी हम्म। जमीन जो है वो आ जाएगी जी सूरज, और बल्कि ये कहना चाहिए कि जब भी मून जो है अब वो सूरज के आगे आ जाएगा, हम्म। जमीन के और सूरज के दरमियान में आ जाएगा, तो इसको कहते हैं जी कि सन इक्लिप्स हो गया, सन मून ओके। के पीछे छुप गया। ठीक है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे भी सन तो इतना बड़ा मून के पीछे है, तो वो हम्म। दूरबीन का सूल देख लें कि वो इतने सोल से देखते हैं और इतना कुछ उन्हें जो है वो देखने को हम्म। मिल जाता है, तो वो यहाँ से देख सकते हैं। अब जो इसके बाद अगली चीज है वो ये है कि जैसे ही सन जो है वो घूमते हुए जमीन और मून के दरमियान में आ जाता है तो वो मून इक्लिप्स हो जाता है। ओके। ये, और अच्छा मैं आपको ये भी बताऊं, बहुत मजे की बात है कि हमेशा याद रखिए जब भी सन इक्लिप्स होगा उसके 15 दिन के अंदर अंदर, 14-15 दिन के अंदर तो मून इक्लिप्स लाजमी होगा, ओके। डेफिनेटली होगा। ये अच्छा। कुदरत ने कुछ मैथमेटिकली जो है ना सिस्टम क्रिएट कर दिया हुआ है ये उसके। हम्म। पिंक मून, रेड मून, दीगर प्लैनेट्स की जो इनके ऊपर शुआएं पड़ रही होती हैं मून पे, वो इम्पैक्ट जो है वो आते हैं। जैसे अगर मार्स जो कि रेड प्लैनेट भी जिसको कहते हैं, हम्म। अगर उसकी कुछ शुआएं पड़ रही हैं मून पे और वो फुल मून हो रहा है उस वक्त में, उसकी कोई नजर इतनी है तो वो रेड आपको नजर आएगा, रेड। ओके। साथ में वो भी ले लेगा, कलर जो है वो ले लेगा। मिसाल के तौर पे हम एक चीनी लेते हैं, उसके ऊपर हम खाने वाला जो है वो रेड कलर थोड़ा सा डाल के उसमें हल्का सा हम्म। पानी डाल दे, मिक्स कर दे, तो सारी चीनी जो है वो रेड हो जाएगी। कर जाएगी, यस। चीनी तो नीचे मौजूद है लेकिन वो हाँ। रेड हो गई। तो इसी तरह से ओके। ये रेड मून होता है। दैट इज। इसके वेस्ट ने इसके बड़ी डिफरेंट लॉजिक दी हुई है कि जी रेड मून जो है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, हमारे जूइश इसको बड़े इंपॉर्टेंस देते हैं। और जो पिंक मून है वो लव अफेयर्स के लिए, आपके रिलेशनशिप्स के वजह से इसको बहुत ज़बरदस्त माना जाता है। पिंक कलर बेसिकली वीनस से चुकर रिलेट करता है, ओके। तो इसलिए वो प्यार मोहब्बत का है, जॉय का है, खुशियों का है। तो वो कहते हैं कि जी ये चीज़ें खुशियाँ लेके आएंगी। रेड मून या ब्लड मून जिसको कहते हैं वो हादसात को रिप्रेजेंट करता है। ओके। एक चीज काफी सुनने को आती है, स्पेशल सुनने में आती है, स्पेशली द वेस्ट में, कि मर्क्यूरी जब रेट्रोग्रेड होता है तो बहुत सी चीजें मेस्ड अप हो जाती हैं, कि लाइक या तो टेक्नोलॉजी वाइज या कुछ यार, उस पर थोड़ा सा एक्सपाउंड कर सकते हैं प्लीज? देखिए एंड ये बिल्कुल ऐसे सैटर्न ही है। रेट्रोग्रेड। जी। नहीं, नॉट जस्ट सैटर्न, तमाम प्लैनेट्स जब भी रेट्रोग्रेड होते हैं तो जो हाँ। उनकी प्रॉपर्टीज हैं उससे मुतलका मामलात में प्रॉब्लम्स आती हैं। सैटर्न जब भी होता पहले है तो ये इसको बता दें कि रेट्रोग्रेड क्या होता है ऑडियंस के लिए। देखिए, रेट्रोग्रेड एक्चुअली हम इसको इसी तरह से कहते हैं कि प्लैनेट्स जो है वो जमीन से दूर होना शुरू हो जाता है। ओके। जमीन जिस तरह से घूम रही है उससे दूर होगा तो हमें वो लगेगा कि वो रिवर्स हो रहा है जबकि वो अपनी चाल में चल रहा होता है। ये कुछ ओके। कॉन्सेप्ट इस तरह से। अब इसको आपसे कह लें कि फिर उसको हम कहते हैं कि ये रिवर्स हो रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है।
ज़मीन उससे जो है वो दूसरी तरफ चली गई। दोबारा ज़मीन की जो हरकत है वो एक मदार में जब घूमते हुए, जैसे अब एक चीज़ यहाँ पे चली गई है, दूर हो गई है, वो दोबारा जब घूम के यहाँ पे आएगी तो फिर करीब हो जाएगी। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं। अब जो प्लेनेट है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें जो है वो प्रॉब्लम्स, या हमें चूँकि उसकी वेव्स जो है वो पूरी नहीं मिल रही होती, उसकी जो एनर्जीज़ हैं वो पूरी नहीं मिली होती, तो उसमें कमी का एहसास होना जो है वो शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पे अक्सर आपने सर्दियों में देखा होगा, सूरज जब ज़मीन से दूर होता है, या कहना चाहिए कि ज़मीन क्योंकि सूरज से दूर होती है, बल्कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट यही है, ज़मीन दूर होती है, सूरज एक जगह है, और बाकी प्लैनेट्स जो है या ज़मीन भी जो है, हमारा प्लैनेट भी जो है ये मूव कर रहा है। तो ये जब सूरज से दूर होती है तो हमारे पास सर्दियाँ आ जाती हैं। विटामिन डी जो पहले बहुत ज़्यादा हमें मिल रहा होता है गर्मियों में, वो हमें कम मिलना शुरू हो जाता है। अक्सर ख़वातीन को, मेल हज़रात को जॉइंट्स पेन आप देखेंगे, दर्दें निकल आती हैं सर्दियों में, वो एक्चुअली Yep. विटामिन डी की कमी हो जाती है, जो सूरज से हमें जो वो मिल रहा है। कुदरत ने ऐसा सीन जो है वो इंतज़ाम रखा है। अब बात यह है कि जब सूरज हमारे पास जो है वो हमसे दूर होता है, तो कहीं किसी ज़मीन के किसी खित्ते की तरफ जो है वो करीब ही होता है। सब जगह पे एक जैसा मौसम नहीं होता, जी जी ठीक है। तो ये उनके लिए होता है, कुदरत का ये निज़ाम है बहुत खूबसूरत। तो इस तरह ये चीज़ें होती हैं। सैटर्न के बारे में मैं ये कहूँगा कि जब भी इसका मेन जो सिग्निफिकेंट है ये प्रैक्टिकलिटी है, और पॉलिटिक्स से इसका बहुत बड़ा ताल्लुक है। तो हुकूमतों में बहुत बड़े बड़े चेंज और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आती हैं। इसी को इसके ही एक अंडर, जिसको हम यूरेनस कहते हैं, वो टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, इसी के मदार में मूव करता है। तो फिर टेक्नोलॉजी में भी ये चीज़ें जो है आती है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक को जो है वो मरकरी रिप्रेजेंट करता है। मरकरी हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, उसमें आने वाली सोचों को रिप्रेजेंट करता है। तो अक्सर जो है वो ये चीज़ें फिर देखने को मिलती हैं कि गलत फैसले हो जाते हैं। पॉलिटिशियंस या जो हमारे स्पीकर्स हैं वो अपनी स्पीच में गलतियाँ कर जाते हैं, हमसे गलत फैसले होते हैं, इंसान तजब्जब का शिकार हो जाता है, जल्दबाजी करता है, परेशानी में आ जाता है। मैंने कुछ साल पहले एक वीडियो की थी जिसमें मैंने मरकरी डेबिलिटेशन के बारे में बताया था। अभी भी मरकरी डेबिलिटेशन हुई, और इस बार तो इसने, जो आपने अभी क्रिप्टो का सारा देखा, ये मरकरी और राहु कंजक्शन था पाइसिस में, और ओके उसकी वजह से मरकरी जो कि डेबिलिटेड था, उसने सबसे ज़्यादा कहाँ, राहु के साथ कंजक्ट करते हुए जो है डेबिलिटेशन में जब गुजरा, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसने क्रिप्टो पे डाला, ठीक है। इसी तरह स्टॉक जो मरकरी से रिलेट करता है, राहुल और उसकी नेगेटिविटी ने दुनिया के पूरे स्टॉक मार्केट को हिला के रख दिया। ये इसी के इम्पैक्ट है। इसी तरह से जो हुकूमतों पे असरअंदाज होते हैं, जो दुनिया पे असरअंदाज होते हैं, और उसी दुनिया में रहने वाले एक आम फर्द पे भी यही प्लैनेट्स जो है वो असरअंदाज होते हैं। अच्छा, तो अभी आपने हुकूमत की बात की, तो दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि आजकल क्या हो रहा है, वेयर आर द प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स राइट नाउ, क्योंकि द वर्ल्ड इज इन chaos, स्पेशली द वेस्टर्न वर्ल्ड। यस, यहाँ पे देखिए, इसके हवाले से मैंने आज से तकरीबन 2022 के एंड पे मैंने बताया था कि जी प्लूटो साइन ऑफ एक्वेरियस में है। प्लूटो जब भी साइन ऑफ एक्वेरियस में आएगा, तो इसने क्या करना है कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी वायलेशंस हो रही थी इंसानी हकूक़ की, वहाँ पे एक बार मामला बहुत ज़्यादा पीक पे जाएंगे, बहुत ज़्यादा पीक पे जाएंगे। हुक्मरान जो गलतियाँ कर रहे थे वो सारी चीज़ें पीक पे जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे तब्दीलियाँ आनी शुरू होंगी, और दुनिया में भूख बढ़ेगी, और चीज़ें जो हैं वो बहुत कुछ जब वो तब्दील होंगी, जहाँ पे वायलेशंस हो रही थी वो ख़त्म होगी, एक किस्म की सर्जरी होगी, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे दोबारा अमन कायम होना शुरू होगा, तब्दीलियाँ आएंगी वर्ल्ड ऑर्डर में। आप देख रही होंगी कि दुनिया के निज़ाम पूरे में तब्दीलियाँ जो है वो इस वक्त और स्टार्टअप हो चुकी हैं। ये प्लूटो का किरदार है एक्चुअली अच्छा में। हाँ, ये प्लूटो का किरदार है, और उसी की वजह से ये बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आनी शुरू हो चुकी हैं। मैंने प्लूटो की अपनी जो वीडियो की थी, मैंने उसमें ये भी कहा था कि फ़लस्तीन का मामला ये एक बार पूरा ख़राब हो जाएगा, उसके बाद दोबारा ये ठीक होगा। कश्मीर का मामला, दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी जो है वो इंसानियत की वायलेशन हो रही है, जहाँ पे भी ज़्यादती हो रही है, चाहे वो साहिब इक़्तिदार खुद कर रही हैं या उनके साथ भी ज़्यादती हो रही है, ये तमाम चीज़ें एक बार बड़े पीक पे चली जाएंगी। उसके बाद फिर दोबारा ये ठीक होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने कहा अभी सर्जरी हो रही है कि आपकी बॉडी में कोई एक जगह, एक मिसाल ट्यूमर एक बन जाता है,
तो आपको बड़ी तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी ऑपरेट होगा, ऑपरेट होता है, एक और तकलीफ होती है, लेकिन उसके बाद राहत आनी हो जाती शुरू हो जाती है, क्योंकि वो ट्यूमर निकल चुका है। तो अब ये अच्छा। दुनिया जो है, ये ट्यूमर निकलने की तरफ जो है वो बड़ी है, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है। ये कम से कम 20-21 साल का प्रोसेस है, जिसमें कि अभी जस्ट स्टार्टअप हुआ है। ये भी जो आप देख रही रियली? हैं, ये जस्ट स्टार्टअप है। 20-21 साल तक चलेगा ये सब? एंड इट्स ये गोइंग टू सब गेट चले, वर्स? लेकिन नहीं, ये सारा वर्ष का नहीं है। इसमें हाँ। बेटरमेंट भी आनी शुरू हो जाएंगी, पहले ही बेटरमेंट आनी शुरू हो जाएंगी। ओके। लेकिन आप ये तो कह सकता हूं मैं कि कम से कम 10-11 साल इस तरह के हैं, जिसमें कि दुनिया तब्दीली का सामना करेगी। अच्छा, आप प्रिडिक्शंस करते हैं? बिल्कुल, एक बिल्कुल एस्ट्रोलॉजर, ये मैं करते भी हैं? प्रिडिक्शन ही तो कर रहा हूँ। अच्छा। ओके। चलिए, सही है। आप एक जेम थेरेपिस्ट भी हैं। जी, व्हाट इज दैट? ये क्या होता है? देखिए, दुनिया में परवरदिगार ने कोई भी चीज़ बिला वजह तख्लीक नहीं फरमाई। हम्म। मिसाल के तौर पे हमने अभी सूरज की बात की, उससे विटामिन डी हमें मिलता है। इसी हम्म। तरह ये जो मादनियात हैं, इनमें अपनी एक कुछ खूबियां हैं। मुझे बड़ी अच्छी से याद है, मैं वॉल सिटी का हूँ, लाहौर का हूँ, वॉल सिटी का हूँ। तो हमारे घरों में जो है ना, वो धातों के बर्तन इस्तेमाल होते थे। मेरे बचपन की बातें हैं, तब ये स्टील अभी नया नया आया था, और शीशा भी था लेकिन बहुत कम था। अब तो खैर हम सिर्फ स्टील और इस पे चले गए हैं। तो धातु के बर्तन होते थे, और उस कुछ अरसे के बाद वो पीतल के, तांबे के, सिल्वर के बर्तन हम कली करवाते थे। हम्म। अब उसके इम्पैक्ट उन धातुओं के हमारी बॉडीज पे आते थे। ठीक है, आप किसी पहाड़ी इलाके में चले जाएं जहाँ पे चश्मे हम्म। हों, वो लोग जो चश्मों का पानी पीते हैं वो आपसे कहीं ज्यादा हार्ड होंगे, वो कहीं ज्यादा आपसे स्ट्रांग होंगे। उनकी विल ओके। पावर्स, उनकी जिस्मानी साख्त आपसे बिल्कुल डिफरेंट होगी। आपको चर्बी का एलिमेंट कम से कम मिलेगा, क्योंकि वो एक्सरसाइज होती है उनकी, पहाड़ों पे चढ़ना ऑटोमेटिकली एक बनती है। तो इसी तरह हर चीज़ में कुदरत ने कुछ अपने मखसूस जो है वो खूबियाँ रखी हैं। जेम्स में भी इसी तरह से है। मुख्तलिफ जेम्स ओके। आपकी बॉडी के ऊपर मुख्तलिफ इम्पेक्ट डालते हैं। जदीद साइंस ने इस चीज़ को साबित किया है कि मुख्तलिफ जो जेम स्टोन्स हैं, ये मुख्तलिफ प्लैनेट्स की जो कॉस्मिक वेव्स हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं, यानी उनके रिसीवर हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने भी ये रूबी पहना हुआ है, रूबी जी। जो है इसका ताल्लुक सन से है। ओके। ठीक, ये सन की कॉस्मिक वेव्स को जो है वो रिसीव करता है, और फिर जो इसको इस्तेमाल कर रहा होता है उसकी बॉडी में उसके इम्पैक्ट मिलते हैं। यही चीज़ तिब में कारगर होती है। मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ हैं, आप लीमू के असरात पड़ती हैं, आप गार्लिक के असरात पड़ती हैं, आप जो है वो डिफरेंट चीज़ों के जो है वो आप असरात पड़ती हैं। उसी हम्म। तरह हर जेम स्टोन के एक अलग अलग असर जो है वो मौजूद है। लेपिस के अलग अच्छा। हैं, रूबी के अलग हैं, क्वार्ट्ज के कुछ अलग इम्पैक्ट्स हैं। ठीक इसी तरह, और इनकी ये सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, चलती हैं। अच्छा, इनसे जैसे मैंने देखा है काफ़ी, हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है, उनमें मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, जैसे हुमायूं सईद है, वहाज अली है, आबिद अली के पास रिंग्स हुआ करती थी, 1 या 2 रिंग्स। सो लोग आते हैं आपके पास या दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स के पास कि भई कुछ दें हमें, जिससे हमें मज़ीद सक्सेस मिले? जी मिस शिबा, बिल्कुल आते हैं। मैं ऑफिस की इस साइड पे बैठूँ, मेरी उस साइड पे, जो मैं आपको इस वक्त तो नहीं दिखा सकता, एक पूरा हुँ। जेम्स का सेक्शन है हमारे पास। ओह! ओके। हमारे पास अपनी एक ऑनलाइन सिस्टम है, जो कि मैंने स्टार्ट ही इसीलिए किया था कि लोग मेरे पास आते थे। जब मैं उनको जेम रिकमेंड कर देता था, तो वो कहते थे कि जी हम ये ले लेंगे, ठीक है। जब वो लेके आते थे तो हुँ। वो नकली होते थे। मैं उनको कहता था इसको तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये उसके बाद ये हो गया कि मेरे कुछ दोस्तों ने कहा शेख साहब आप हमें खुद अरेंज करके दें कि हमें जेमस्टोन जो है वो रियल तो मिले। तो वो इस तरह फिर मैं खुद इस लाइन में जो है वो आ गया। उसके बाद मैंने अपने बच्चों को जो है वो आ, 2 बच्चों को मैंने जेमियोलॉजी करवाई है, बाकायदा मैंने ओके। उनको सर्टिफाइड करवाया है, ताकि जेमस्टोन जो है, हमारी वेबसाइट है इंटरनेट पे, आप उसको सर्च कर सकते हैं, हुँ, हुँ। www.javagems.com के नाम से है। हमारी व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगते हैं, इस नाम से आप सर्च कर सकते हैं, तो आपको पूरी एक कलेक्शन मिलेगी। अच्छा, ओके। आपने कहा कि जेमस्टोन के लिए लोग पहनते हैं क्या, उस असल में तो सवाल ये है कि क्या उसका फ़ायदा भी होता है, आपके पास भी लोग आते हाँ। हैं। हाँ। देखिए, कलामुल्ला में लोलो और मरजान का जिक्र है। लोलो मोती को कहते हैं, मरजान ओके। कोरल को कहते हैं। ठीक है, ओके।
इसी तरह ज़मुरद का बहुत जिक्र है कलामुल्लाह में। हमें जन्नत के जो बारे में जो अहदीस में मिलता है, जो जिक्र मिलते हैं, उसमें याकूत का जिक्र मिलता है कि याकूत के तख्त लगे होंगे। पर्ल का बहुत ज़्यादा याकूत जिक्र कि याकूत तख्त क्या लगे होता है? होंगे जन्नत में। नहीं, याकूत रूबी, होता क्या है? रूबी, ओह, रूबी, ओके, ठीक, रूबी। ठीक। तो मतलब कॉरल की बातें हैं उसमें, रूबी की बातें हैं, एमरल्ड के बारे में है, पर्ल के बारे में है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जिक्र है कलामुल्लाह में, जगह जगह पे, बहुत जगह पे, एक जगह पे नहीं, बहुत जगह पे जो है ओके, कलामुल्लाह में इन चीज़ों का जिक्र है, और इनामात की सूरत में है। परवरदिगार ने इनामात की सूरत में किया हुआ है कि जब तुम अच्छे ममाल करके जन्नत में आ जाओगे तो तुम जो है वो एमरेट से बने हुए महल्लात में रहोगे। वो ओके, तुम उन तख्तों पे बैठोगे जो रूबी के बने हुए हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों का जिक्र है कलामुल्लाह में, जेमस्टोन्स का। और फिर भी मैं कहूँगा कि आप देखिए कि ये कोई आम स्टोन्स नहीं है, ये आपके हम्म, सड़क पे पड़े हुए पत्थर नहीं है, ये अलग चीज़ें हैं। अब ये साइंटिफिकली भी प्रूफ है कि ये अपनी एक वाइब्रेशन रखते हैं, इनमें ग्रेविटी है, ठीक है, वो ग्रेविटी पावर है। ओके, वही ग्रेविटी तो ये रिसीविंग के तौर पे काम करते हैं। अच्छा, वही ग्रेविटी में ये ज़मीन के से जब निकलते हैं तो ये प्लैनेट्स की उसी चीज़ से करते हैं। अब ये भी एक बड़ी डिफरेंस की बात है कि दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ जेमस्टोन से निकलते हैं, जी, और उस इलाके की साख्त जो है उसके हिसाब से निकलते हैं। हम्म, ठीक है, हमारे ये जो नॉर्थन एरिया है यहाँ से एक्वामेरीन बहुत निकलता है, जिसको ये कहते हैं कि जी ये बर्फ़ से बनता है, पानी जब जम जाता है तो उससे ये बाद में जो है ये बनता है। ऑस्ट्रेलिया में से पर्ल निकलता है जो कि कहते हैं जी बर्फ़ है बेसिकली। तो हम्म, अब उसमें जो सूरज की कॉस्मिक वेव्स आई हैं वो डिफरेंट उसकी शुआएं उसमें जो है वो कैद हो जाती हैं। तो इस तरह से बहुत कुछ है, बहुत बड़ी सारी तो चीज़ें हैं दुनिया में। जेमस्टोन स्पेसिफिक होते हैं कि आपके जोडिएक साइन एंड आपकी, और या कोई ऐसा है कि जनरली लोग कौन से जेमस्टोन्स पहन सकते हैं जिससे उनको मतलब उनमें बेहतरी आए? ये ये हर पर्सन के लिए मिस शिवा अलग है, हर पर्सन के ओके, लिए अलग है। अब इसमें दो कैटेगरीज हैं, एक जनरल, एक इंडिविजुअल। जनरल क्या है कि आपका जॉडिक साइन क्या है, हम्म, उससे रिलेटेड या उसका लॉर्ड प्लेनेट कौन सा है, और उससे रिलेटेड स्टोन कौन सा है। ये तो जनरल, हम्म, इजीली आप इंटरनेट पे सर्च करें कि भाई एक हम्म, मिसाल है, एक पर्सन का जो जॉडिक है वो जेमिनी है, तो वो जब करेगा तो उसको कहा जाएगा कि आप एमराल्ड वेयर करें, क्योंकि उसको जेमिनी को मरकरी रूल करता है, और मरकरी का जो स्टोन है वो एमराल्ड है। फर्स्ट कैटेगरी में हम्म, एमराल्ड है, उसके बाद और भी आते हैं, पेरिडॉट आता है, नेफ्राइट आता है, दीगर भी आ जाते हैं, हम्म, लेकिन मेन एमरल्ड आता है। ठीक इसी तरह अगर किसी का एरीज है तो वो कोरल पहनेगा, चूंकि जो रूलिंग प्लेनेट है वो मार्स है, और मार्स, कोरल ओके, मार्स से रिलेट करता है। साइन ऑफ एक्वेरियस के और कैप्रिकॉन के जो लोग हैं, कैप्रिकॉन स्पेशली जो है वो ब्लू सफायर पहनते हैं, एक्वेरियस भी ब्लू सफायर पहनते हैं, ये दोनों लेपिस भी पहनते हैं, लेपिस लुजुली को भी पहनते हैं। तो इसी तरह अब इंडिविजुअल क्या है, इंडिविजुअल ये है कि मेरा सन जो है वो तो जहां भी है, मेरा हम्म, बर्थ जो राइजिंग साइन है जिसको हम असेंडेंट कहते हैं वो क्या बन गया। अब हम्म, उसके अकॉर्डिंग एक तो वो स्टोन मेरे पास आ गया, दूसरा मिसाल के तौर पे अगर किसी को शादी की प्रॉब्लम है तो हम देखते हैं कि इसका शादी से मुतल्लिक का स्यारा क्या बन गया, उसको उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम स्टोन वेयर करवाते हैं। एक पर्सन आता है कि मुझे कैरियर ग्रोथ चाहिए, तो उसको उसके 10th हाउस को देखते हैं कि वहां पे कौन सा प्लेनेट आया, उसकी कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग जेमस्टोन जो है वो हम पहना देते हैं। तो इस तरह से अब इसकी एक पूरी साइंस है, जो कि ओके, एक अच्छा जेम थेरेपिस्ट आपका बर्थ चार्ट को देखता है, फिर आपको कहता है कि हाँ आप ये वाला स्टोन जो है वो वेयर कीजिए। ओके। अच्छा, आपने एक पॉडकास्ट में कहा था कि जेमस्टोन्स के थ्रू टाइम ट्रैवल होता है। बिल्कुल। ये कैसे आप नेटफ्लिक्स पे पॉसिबल है? चले जाएं, नेटफ्लिक्स पे चले जाएं, वहां पे एक मूवी पड़ी है आउटलैंडर के नाम से। ओके, ये स्कॉटलैंड यार्ड और इसकी जो इंग्लैंड के साथ जो जंगी हुई थी उसके ऊपर है। पूरी एक सीरीज है, आप उसमें देख सकते हैं, टाइम ट्रैवल उन्होंने बताया। इसी तरह मुख्तलिफ जो इबादत गाहें थी वहां पे मुख्तलिफ पत्थर लगे होते थे। हम्म, आज भी अगर आप चले जाएं, जापान में चले जाएं, आप चाइना में चले जाएं, नेफ्राइट बहुत इस्तेमाल किया जाता है अपनी मजहबी इबादत गाहों के तौर पे। वहां पे तो हर घर में आपको नेफ्राइट का एक पीस लाजमी मिलेगा, ओके, वो इससे अपनी मेडिकेशन करते हैं।
आप इसी तरह चले जाएं, ईरान चले जाएं, वहाँ पे आपको फिरोज़ा बहुत लगा हुआ मिलेगा, वहाँ पे फिरोज़े की कानें भी हैं, फिरोज़ा बहुत ज़्यादा लगा हुआ मिलेगा। कई जगहों पे हमने देखा वहाँ पे वाइट क्वार्ट्स को हमने देखा, वो बहुत ज़्यादा लगा हुआ देखा। इसी तरह डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो हमने देखी कि मजहबी इबादत गाहों में ये रखा वह मिला, और ये ट्रांसफॉर्मेशन के काम आता है। आप वो ट्रांसफॉर्मेशन टाइम ट्रेवल के थ्रू करें या आप अपने ब्रेन को टाइम ट्रेवल करवा लें, आप अपने ब्रेन की कनेक्टिविटी करवा लें। अच्छा, बट ये टाइम ट्रैवल कैसे होता है? लाइक दैट आई डोंट अंडरस्टैंड। ये तो एक पूरी साइंस है, ये मैं आपको कैसे समझाऊंगा कि टाइम ट्रैवल करता, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। जी। मैंने अपने उसी पॉडकास्ट में एक स्टोन लेब्राडोर राइड का जिक्र किया था, मैं आपको दावत देता हूँ, आप एक्सपीरियंस कीजिए। लेब्राडोराइट पहनिए, ये आपको इवल एनर्जीज को आपकी जो ब्लॉक करता है, आपके ब्रेन को फिल्टराइज करता है। इवल जो एनर्जीज हैं उसके आपको आपके ब्रेन तक अप्रोच नहीं करने देता, आप फिल्टर होना हम्म, शुरू हो जाते हैं। जब आपके मिजाज में पाकीज़गी आती है, आपकी कनेक्टिविटी बढ़ जाती है अपने परवरदिगार के साथ, हम्म, आप फिल्टर होना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह आप अपने मामला को जो है वो आगे लेके चले जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे मेरी एक अंगूठी है जो मैं पिछले कई सालों से पहनता हूँ, क्वार्ट्स की, क्लियर क्वार्ट्स की है। हम्म, क्वार्ट्स का ताल्लुक बेसिकली कमर के साथ है, मून के साथ है, ओके। ठीक है। क्लियर क्वार्ट्स का वीनस के साथ भी इसको अटैच किया जाता है, लेकिन मून के साथ इसका मेन है। मून क्या करता है, आपको इमोशनली डिसऑर्डर नहीं होने देता। क्वार्ट्स पहनने से आप इमोशनली डिसऑर्डर नहीं होते, आप कूल एंड काम जो है वो होना शुरू हो जाता है, डेली रूटीन्स आपकी जो है वो बेहतर होनी शुरू हो जाती है, और ओके। डेफिनेटली उसकी इम्पैक्ट आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी पे आते हैं। हम्म, आप अगर रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक अच्छे समझदार और धीमे पर्सन के तौर पे अगर आप जाने जाते हैं, या आप इस तरह बिहेव करते हैं, तो आपके बहुत सारे मसाइल जो है वो निकल जाते हैं। हज़रत अलैहिस्सलाम का एक फरमान मैं आपको यहाँ पे कोट करूँगा। मौला फरमाते हैं कि इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें उसकी ज़ुबान की वजह से आती हैं। हम्म, अब अगर एक कूल एंड काम पर्सनैलिटी होगी तो वो कैसे होगी, सबसे ज़्यादा कंट्रोल उसको कहाँ पे होगा, अपनी ज़ुबान के ऊपर। वो जल्दी इमोशनल नहीं होगा, तो जब वो ये नहीं होगा तो बहुत सारी मुसीबतों से तो खुद बहुत बच गया वो। हम्म, इसी तरह बहुत सारे कामों के लिए, मिसाल के तौर पे आज एक साहब मेरे पास थे, मैंने 3 स्टोन मैंने उनको डिफरेंट कामों के लिए जो है रिकमेंड किए। एक मैंने उनको रूबी रिकमेंड किया, एक मैंने उनको येलो सफायर रिकमेंड किया, एक मैंने उनको जो है वो वाइट ओपल रिकमेंड किया, ठीक है। क्योंकि जो वो चीज़ें डिस्कस मेरे से कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ प्रॉब्लम थी, वो जहाँ जहाँ कमियाँ थी एनर्जीज की, वो मैंने पूरी करने की कोशिश की उनसे। हम्म, ओके। ठीक है। अ, किसी और का जेमस्टोन कोई और पहन सकता है? लाइक लेट्स से मेरी अम्मी के पास एक रिंग है और मैंने वो पहन ली, तो उससे कोई मसला हो सकता है? बिल्कुल होता है। मैंने अच्छा। इसके ऊपर मेरा अनफॉर्चुनेटली मेरे चैनल का अभी लास्ट में कुछ थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो गई। मैंने उसके ऊपर एक स्पेशली वीडियो की थी। हमारा चैनल वो तकरीबन 177 के पे था, जो है वो है। उसके ऊपर बहुत सारा डाटा मौजूद था। बहरहाल दूसरा चैनल हमारा एक्टिवेट हो चुका हुआ है, हम उसके ऊपर वीडियोज़ भी दे रहे हैं। हम्म, मैंने इसके ऊपर स्पेशल एक वीडियो में कहा था कि आप ये गलती मत करें, आप यूज्ड स्टोन को इस्तेमाल मत करें। क्योंकि स्टोन क्या करता है कि आपकी प्रॉब्लम्स को क्लियर करने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पे हम्म, आप में कुछ एनर्जीज की कमी है, तो उसको पूरा करता है। अगर किसी चीज़ की ज़्यादती है तो उसको फ़िल्टर भी करता है, उसको बैलेंस भी करता है। अक्सर ओके। लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा जो जेमस्टोन इस्तेमाल करते हैं कि उनके हाथ में पत्थर जो है वो अपना रंग तब्दील कर देता है। मिसाल के तौर पे मैंने अभी जो रूबी पहना हुआ है, इसका कलर हम्म, मुझे पता है ये चेंज हो चुका है, और ये तब्दीली इसमें मैं पिछले जो है वो तकरीबन तकरीबन 3 महीने से देख रहा हूँ। अच्छा। इसमें चेंज होना शुरू हो चुका हुआ है, ठीक है। इससे पहले भी मैं इसको देख चुका हूँ, ये प्लस और माइनस दोनों काम जो है वो कर चुका हुआ है। अब देखने की जो चीज है वो ये है कि ये मेरे साथ है, मेरी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहा है, मेरे मामलात को देख रहा है, एक हम्म, शील्ड के तौर पे जो है वो काम कर रहा है। जब एक पर्सन किसी भी तरह की प्रॉब्लम में जाता है और फिर वो उसको उतारता है, तो उसकी कुछ उसकी बॉडी की या उसकी बाकी एनर्जीज स्टोन में भी होती हैं जो इसको फिल्टर कर रहा ओके। होता है, ठीक है। ओके। जब दूसरा कोई इसको वेयर करता है तो वो एनर्जीज फिर उधर ट्रांसफर होती है। अगर वो ओह, ओके। पॉजिटिव हो जिसका कि किसी को पता नहीं चल सकता, तो उसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको मिल सकते हैं, बट अगर वो नेगेटिव हुआ तो फिर वो सारी नेगेटिविटी आपकी तरफ भी जो है वो आ जाएगी, ठीक है।
अब लोग कहेंगे ओके। हाउ कैन दिस पॉसिबल, तो मैं उनसे कहूंगा कि फिर तारीख इस्लाम का थोड़ा सा मुशाहिदा कर लें। हजरत हाँ, सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी में के साथ जिससे वो हुकूमत करते थे, उसमें जिन्नात कैद थे, कैसे कैद थे मेरा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही था, तो प्लीज इसी पे। ओके, अब देखिए ना, हम हिस्ट्री ऑफ इस्लाम सुनते हैं, हाँ। समझने की कोशिश नहीं करते। इसमें हमारे लिए बहुत सारी लर्निंग्स है। हम्म, तो यहाँ पे बता दिया गया ना कि वो एक अंगूठी में के साथ जी। वो चीजें मुसख्खर थी। बड़ी बड़ी वाज़ेह मिसाल है इसकी। ओके, सो हजरत सुलेमान के पास जो अंगूठी थी, वो किसी स्टोन की थी? आ, जी, कुछ जो आइडिया है आपको? जो कुछ किताबों में मैंने पढ़ा है वो रूबी स्टोन की रिंग थी। अच्छा, और फिर जब वो उतारते थे उसे, तो फिर इट डिडंट वर्क। देखें, बात यह है कि ऐसा कुछ नहीं हमने पढ़ा कि उन्होंने उतार दिया तो डिडंट वर्क, हमने ऐसा नहीं अच्छा। पढ़ा। बट सिर्फ इतनी शवाहिदें मिलती हैं कि भाई हाँ, उनके पास एक रिंग थी जिसकी वजह से उनको जो है वो हुकूमत मिली हुई थी और ये परवरदिगार की तरफ से उन्हें अता की गई थी। तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें अटैच थी। अब ओके। देखिए, हिस्ट्री में बहुत कुछ मिलता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हम्म। का सा परवरदिगार की हिकमत से उसमें इतनी पावर्स थी। वही असा जो जब फेंका तो वो अज़ा बना परवरदिगार के हुक्म से। वही असा मारने का हुक्म दिया गया, दरिया नील में रास्ता बना। हम्म, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमें हिस्ट्री में मिलती हैं। जी। अच्छा, गोइंग बैक टू एस्ट्रोलॉजी, आप वीकली हॉरोस्कोप बताते हैं, तो वो जी आप ऐसे बिल्कुल। जस्ट जनरली बताते हैं कि भाई प्लैनेट्स की अलाइनमेंट से जी ये है बिल्कुल, कि। बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छा। बिल्कुल। हम ये देखते हैं कि प्लैनेट्स की मूवमेंट क्या है और हर ज़ोडिक साइन के हिसाब से वो कोई भी प्लैनेट जो है वो कहाँ जा रहा है और उसके वहाँ पे इम्पैक्ट क्या होंगे। जैसे मैंने अभी अपने चैनल पे लास्ट वीक एक वीडियो की कि मार्स जो कि एरीज वालों के 4th पार्ट में साइन ऑफ कैंसर में नेगेटिव था, हम्म, ये 18 को जो है वो जा रहा है साइन ऑफ लियो में, उनके ज़ोडिक के 5वें पार्ट में, और यहाँ पे वो बहुत ही उनके लिए बेनिफिशियल होगा। और क्या बेनिफिट्स मिलेंगे हमने ये भी बताया। अच्छा। ओके। um जवार साहब, थैंक यू सो मच। आप आए, आपने इतना टाइम दिया, और मजीद मुझे आपसे बात करनी है, बिकॉज आप न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। वो उसको भी तो जी आप जी। अल्हम्दुलिल्लाह, नंबर्स जो के प्लैनेट्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी जी। इसके ऊपर भी है। बहुत सारे सब्जेक्ट है मिस शिबा। हम्म। मैं यहाँ पे आपकी प्रोग्राम तकरीबन अमेंड करने लगे थे, मैं सिर्फ एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। नहीं, प्लीज। मेरे पास जी। मेरे पास जो है ना वो एक दो खवातीन आई, माँ बेटी थी और साथ में दो उनके बच्चे थे। तो हम्म, बच्चे बड़े शरारती इधर उधर घूमे मेरे ऑफिस में, कभी इस चीज़ को छेड़, बच्चे थे ना, कभी उस चीज़ को छेड़। तो खातून मुझे आई कि मेरे बच्चों के साथ ये कुछ थोड़ा सा मसला है, ये है। मैंने उन बच्चों का चार्ट देखा तो मुझे वहाँ पे ईवल की एंटिटीज जो है ना वो नजर आई कि भी इनके साथ ईवल का कुछ मैटर है। अच्छा, वहीं से मुझे कुछ थोड़ा सा अंदाजा हुआ कि इनकी मदर के साथ कोई प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, क्योंकि वो बाय बॉर्न उनके साथ था, बाय बर्थ था प्रॉब्लम। मैंने उसको खातून को कहा, मैंने कहा आप इसको छोड़ें, ये जो बुजुर्ग खातून है ये कौन है? कहने लगी ये मेरी वालदा है। मैंने कहा जी आप अपने मामला अपने पास रखें। वो बड़ी जो खातून थी, मैंने उनसे कहा आप बताएं आपके साथ मसाइल क्या हैं? हम्म, तो उन्होंने हैरानगी के साथ मेरे साथ देखा, तो उनका मेरे साथ तो मसाइल है। मैंने कहा आपको जॉइंट्स में पेन होती है, आपको यहाँ पेन होती है, आपके साथ ये मसाइल है, ये मसाइल है। उसका जी बिल्कुल मेरे साथ ये मसाइल है। और मैं जब भी कोई दम दरूद करवा लेती हूँ, किसी साहिब इल्म के पास चली जाती हूँ, वो कुछ पुरानी आयात पढ़ के मुझ पे दम कर देते हैं या कोई पानी दे देते हैं, वट एवर कुछ भी कर देते हैं, तो मैं बेहतर हो जाती हूँ। ज़िंदगी के कुछ दिन अच्छे गुजर जाते हैं, उसके बाद फिर प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है। तो वो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी नानी के साथ। एक्चुअली ओह, ओके। वहां से ट्रांसफर हुई मदर में, मदर से ट्रांसफर हुई उन दोनों बच्चों में। अच्छा। ओके। ठीक है, अब अच्छा। इसकी कनेक्टिविटी कहाँ जाके निकली? हाँ। ठीक है, तो इस तरह ये बड़ी डेप्थ का सब्जेक्ट है। जी। रोज कुछ नए एक्सपीरियंस होता है। अभी पिछले वीक में मेरे पास एक कपल आया हुआ था, तो वो खातून कहने लगी कि हमारा कारोबार नहीं चलता, हमारा ये नहीं होता, हमारा। मैंने कहा खातून आप इस बात को छोड़ें, आपके हस्बैंड का मैटर है ये, मैं उसको तो देख लूंगा, आप बताएं आपके साथ मसाइल। उनके साथ हम्म। बहुत अच्छी एनर्जीज थी, बहुत अच्छा। जबरदस्त स्पिरिचुअलिटी का एलिमेंट था, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव। ओके। बहुत थोड़ा था, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जहाँ भी नेगेटिविटी, जहाँ भी पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, खजाना होता है रूहानियत का, दीन का,
मज़हब का कुछ खजाना होता है ना, वहाँ हुँ, पे शैतान ज़रूर आता है उसको ऑफ़ डिस्ट्रॉय कोर्स, करने, बिल्कुल। वहाँ पे आता है। तो मैंने कहा इनको तो मैं बाद में देख लूँगा, मैं आपको अलग से टाइम दे दूँगा, आप मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। वो मुझे बताने की मुझे ट्रू ख्वाब आते हैं, मैं मिज़ारों हुँ, को भी देखती हूँ, मैं कई जगह गई हूँ, लेकिन मेरी तशरीह नहीं होती पूरी, मुझे लोग पूरा बता नहीं पाते। मैंने कहा आपके ड्रीम्स बड़े मनीखेज़ होंगे क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी आपकी थर्ड आई ओपन हो जाती है, जब आप सोते हैं तो लाशऊर आपका एक्टिवेट हो जाता है, शऊर ऑफ हो जाता है। तो उन्होंने कहा बड़ी इंटरेस्टिंग से और बड़े गौर से मेरी तरफ देख के कहती हैं कि भाई आपको इसका मतलब बहुत कुछ यहाँ पता चल रहा है। मैंने कहा जी अल्लाह का फजल है, मुझे पता चल रहा है और मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ आपसे ये बातें सुन। हुँ, हमारी तकरीबन कोई पौना घंटा गुफ्तगू हुई, उसमें बहुत अच्छा, सारे एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किए कि मैं इस तरह से देखा। मैंने कहा आप वहाँ पे मज़ार पे गई, मुस्कुराने लगी, हाँ मैं वहाँ गई। मैंने कहा फिर नहीं वो वहाँ पे था लेकिन मेरी अभी वहाँ पे नहीं, अभी तक वो अपनी मंजिल ढूंढ रही है, कनेक्टिविटी वॉव! कहाँ पे है उनकी, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी कनेक्टिविटी कहाँ पे है। तो इस तरह के बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं जिंदगी में, बहुत कुछ है। मैं मेरे वालिद जो है वो इस मामले को देखते थे, जिन्नात के मामलात को। मैं नहीं देखता था। मैं आज आपको एक भी अच्छा, बड़े मजे की बात बताऊँ, मैं नहीं देखता था। मैंने इस मामले को 2013 के बाद देखना शुरू किया। पता था, वालिद से गुफ्तगू होती थी। हुँ, वालिद मेरे बेहतरीन दोस्त और मेरे मुरब्बी उस्ताद भी थे। और भी बहुत सारे दोस्त हैं जिनके साथ गुफ्तगू होती है। लेकिन मैं हुँ, मेरे पास कोई आता तो मैं साफ कहता था जी मैं इसका इलाज नहीं करूँगा। जबकि मुझे पता चल जाता था कि इसके साथ कोई मसला है। इसके बावजूद मैं कह देता था मैं इलाज नहीं करूँगा, मेरी मर्ज़ी है। खैर ये प्रैक्टिस तो मैं आज भी करता हूँ। अगर मेरी सिक्स सेंस कह रही हो कि इसको नहीं छेड़ना या ये मामला जो है वो आपने टैकल नहीं करना, मैं जवाब दे देता हूँ। साफ कह देता हूँ जी सॉरी मैं नहीं करूँगा आपका काम। मैंने कहा ओके। तो इस तरह की तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत कुछ है, बड़ी बातें हैं। बस तो फिर आप आएँ दोबारा प्लीज़ एंड हम इनको डिस्कस करेंगे। एक जी, चीज़ आप बता दें अगर कोई आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे ये वीडियो देख के तो वो किस तरह करें? बहुत सिंपल है। मेरे नंबर्स जो है वो मौजूद हैं। आप अपनी ओके, वो हम रन कर डिस्क्रिप्शन लें? में लिख दें या ठीक है, सिंपल गूगल सर्च में मेरा नाम लिखें, ज़फ़ार रज़ा ओके, जावा लिखें, पिक्चर भी ठीक है। आएगी, नंबर्स भी आएँगे। थोड़ी बहुत तो गूगल को पहचान है हमारी, क्योंकि अच्छा। अब तो काम करते हुए बहुत अरसा हो गया, बहुत अरसा हो गया जी, काम। चलें ठीक है। थैंक यू सो मच ज़फ़र साहब, बहुत अच्छी बहुत लगा शुक्रिया, वीडियो। आपसे ज्वाइन करने का शुक्रिया। और बड़े मानीखेज़ सवाल थे आपके, हालाँकि मैंने थैंक आपको यू। बोलने का मौका कम दिया है। नहीं, नहीं, इंशाअल्लाह नहीं, इंशाअल्लाह आपको करेंगे। बोलना ज़्यादा हाँ, चलें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया, अल्लाह बहुत हाफ़िज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।